So, welcome back to BPSC Gurukul. I hope you all are doing good. आज बढ़ते हैं हम अपने पॉलिटी के सेगमेंट के दूसरे टॉपिक की तरफ। कल जो हमने टॉपिक देखा था वो हमने देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसी टाइम पर हमने बात की थी कि एक और मेजर टॉपिक है जो बहुत छोटा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's quickly start our next topic, that is fundamental duties. So fundamental duties क्या होती हैं? तो आप सभी जानते हैं इस बात को समझते होंगे कि किसी भी देश के नागरिकों को जितने अधिकारों की जरूरत है उतनी ही सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के बोध करने की भी जरूरत है। इफ अ सिटीजन वांट्स राइट्स, then he must also be ready to fulfill his duties. और इसीलिए हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया गया है। फैक्चुअल बात यह है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एज सच फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है? फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इसको लेटर ऑन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे हुआ। यहां तक क्लियर हो रहा है? ओके, देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को लेटर ऑन ऐड किया गया। आज हम उसी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी जो है कहाँ से इंस्पायर्ड है? फ्रॉम वेयर इट हैज बीन इंस्पायर्ड? इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम डायरेक्ट लिखिए इसको, इंस्पायर्ड फ्रॉम erstwhile USSR. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, नॉट गिवन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। फोर्टी-सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके थ्रू ही फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। ओरिजिनली एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज। Originally, there were 10 fundamental duties. Later on, कौन से पार्ट में है? पार्ट 4A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A में मेंशन किया गया है। कभी कभी ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के बाद क्यों नहीं रखा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को डीपीएसपी के बाद क्यों रखा? ये कोई डिबेटेबल चीज नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है, आपको उस टॉपिक को समझना है, इस डिबेट में नहीं जाना है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है पार्ट 4A में आर्टिकल 51A। ठीक है, जापानीज
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें थोड़ा बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जिक्र किया गया है, वहां पर भी थोड़ा बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज को मेंशन किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स अगर मिल रहे हैं तो क्या हर नागरिक को अपने देश के प्रति कर्तव्य बोध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। ऑल्दो जिस टाइम पे जोड़ा गया उस पर कई बार लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये टाइम ऐसा था जब जोड़ा गया इसको, तो लोग इसको थोड़ा स्पेक्टिक नजरों से देखते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स, डिबेट और डिस्कशन एक तरफ, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन दूसरी तरफ। फंडामेंटल ड्यूटीज का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के नागरिकों को अपने देश के प्रति कोई ड्यूटीज अगर करनी है, अगर ऐसी कुछ दिक्कत होती तो सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर देता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया गया तो जो है वो अच्छा ही होगा। तो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर पार्ट 4A 51A आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ऑल्दो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए रिकमेंड किया था? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए रिकमेंड किया था, ठीक है। लेकिन ऐड कितनी हुई? जब फंडामेंटल ड्यूटीज आए तो आए कितने? 10। और लेटर ऑन इसमें एक और ऐड हो गया। अब कितने हो गए टोटल? 11। तो ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई वो किस ईयर में ऐड हुई? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई? और वो 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी, किस चीज से रिलेटेड थी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ठीक है। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है। दिस वाज द टाइम जब 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। और वो ड्यूटी क्या थी? 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी? 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी, क्या थी 11th फंडामेंटल ड्यूटी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन फॉर योर वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा, एजुकेशन प्रोवाइड करना। एक मजेदार बात क्या है कि कई सारी ऐसी ड्यूटीज थी जो सरदार स्वर्ण सिंह ने बोली थी लेकिन वो ऐड नहीं हुई। लेकिन जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन्होंने कहा था उससे ज्यादा आई। जैसे ड्यूटी टू पे टैक्सेस, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि वो फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन वो तो फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आई, लेकिन कोई और आई, ठीक है। तो हमें उस डिबेट पर नहीं जाना है कि इनके रिकमेंडेशन में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी थी और कौन सी आई। हमें फोकस करना है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है लिस्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम देख लेते हैं लिस्ट ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फर्दर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज 11 उसको आपको अच्छे से याद रख लेना है, उसमें से क्वेश्चन बनता ही है।
ज्यादातर क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज को डीपीएसपी के साथ मिक्स करके उसको आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस को पूछा जाता है, कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा जिसमें से आपसे पूछेगा कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर कौन सा डीपीएसपी प्रिंसिपल के अंडर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को इंडिविजुअली लर्न करना, समझना और याद करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन्स ही करने होंगे और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, to abide by the constitution and respected ideas, national flag and national anthem. Second आता है to cherish and follow national ideas and freedom struggle, to uphold and protect the constitution and integrity and sovereignty of India, promote harmony and brotherhood. ठीक है, अगर ओरिजिनल बुक की बात करें कि क्या मेंशन है, to promote harmony and spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and sectional diversities, and to renounce the practices derogatory to the women. बहुत important, very important, to value and preserve rich heritage of composite culture, very important, to protect and improve natural environment including forest, lake, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. सबसे important इसमें दो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एक तो आपकी आती है जो 51A के जी में है, सबसे इम्पोर्टेंट एक आती है आपकी 51A के जी पार्ट में, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने वाला, क्योंकि ये डीपीएसपी में भी है और यहाँ भी है। तो सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछता है कि डीपीएसपी में है, यहाँ भी है, तो वो लोग पूछ लेते हैं क्या है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। दूसरा, to have scientific temper, humanism and spirit of inquiry। तो जैसे ये छोटी छोटी चीजें हैं कि ह्यूमनिज्म भी रखना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो मीन्स में इस चीज को। क्लियर हुआ? ह्यूमनिज्म भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। कंपैशन लिविंग क्रिएचर्स के लिए रखना, ये भी एक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो रिनाउंड प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, ये भी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। क्लियर? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 11th आर्टिकल ऐड किया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 51A के आई में जो आता है 51A के आई पार्ट में, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। इस पे बहुत पूछा जाता है क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल ड्यूटी है और पब्लिक प्रॉपर्टी वाला फंडामेंटल ड्यूटी है और इसमें क्या दिख रहा है आपको की पॉइंट, नेशनल
मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, ये क्या है? डीपीएसपी। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो इसी पर आता है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises higher level of individual achievement, to provide opportunity for education to child involved between 6 to 14 years। ये क्या हुआ? 86 अमेंडमेंट एक्ट। अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को याद रखना है वो है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट को, फंडामेंटल ड्यूटीज की दी गई 11 ड्यूटीज की जो लिस्ट है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ रटी हुई होनी चाहिए कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कैसी हैं? ज्यादातर क्या है? मोरल और सिविक ड्यूटीज हैं, मोरल एंड सिविक ड्यूटीज केवल नागरिकों के लिए है, ओनली फॉर सिटीजन्स। ओनली फॉर सिटीजन्स, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो डीपीएसपी के अलावा ये भी क्या है? नॉन जस्टिसिएबल है। क्लियर हुआ? नॉन जस्टिसिएबल जो कि डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल, इसको याद रखना है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल है, लेकिन डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। अब कुछ तो क्रिटिसिज्म भी करना होगा। जो इसके क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो कुछ है नहीं, जबरदस्ती के ही क्रिटिसिज्म है। इसके क्रिटिसिज्म्स में क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रिटिसिज्म्स में क्या आएगा? देखो, सबसे पहली बात कि ये लिस्ट जो है वो नॉन एग्जॉस्टिव है। क्रिटिसिज्म में क्या है कि लिस्ट जो है वो नॉन एग्जॉस्टिव है, और भी हो सकती थी, मतलब सिर्फ 11 क्यों है? और भी लंबी लिस्ट हो सकती थी। ज्यादातर जो है वो मॉरल टाइप के हैं, मॉरल कोड है, लेक्चर्स दिए हुए हैं, बस ये सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। तीसरी बात बोलते हैं कि बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटी तो वेग है और एम्बिग्यूअस है, वेग है और एम्बिग्यूअस है, वेग और एम्बिग्यूअस है, सुपरफ्लुअस है, सुपरफ्लुअस है। अब देखो, ये क्या कह रहे हैं कि ये पार्ट 4A में क्यों है, पार्ट 3 के डायरेक्ट इनके बाद क्यों नहीं रखा गया? तो ये जबरदस्ती के क्रिटिसिज्म है जिनका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के सिग्निफिकेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हम सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एक तरफ। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। नंबर 1, ये अपने आप में क्या है? एक रिमाइंडर की तरह है कि हर नागरिक को देश के प्रति क्या भाव रखना चाहिए। दे सर्व एज ए रिमाइंडर, दे सर्व एज ए वार्निंग,
ठीक है, दे सर्व एज ए रिमाइंडर, याद दिलाते हैं कि देश के प्रति, दे सर्व एज ए वार्निंग कि अगर नहीं करोगे तो सजा भी है, पार्लियामेंट बाय लॉ, अगर नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है तो करनी है, अगर नहीं करेंगे तो सजा का भी प्रावधान है। इंटरप्रिटेशन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कोर्ट्स को हेल्प करती है इंटरप्रेट करने में, कोर्ट्स को हेल्प करती है इंटरप्रेट करने में। जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा कमेटी बिठाई गई थी ये देखने के लिए कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए ऑलरेडी लॉज हैं। इन द ईयर 1999, ठीक है। अब देखो, जस्टिस वर्मा कमेटी जो बिठाई गई 1999 में, क्या कहती है? वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटी आइडेंटिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बहुत सारे, आप एक चीज खुद भी पढ़ सकते हैं कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज किस एक्ट से इंप्लीमेंट होती है। जैसे ही आप किसी भी बुक से गो थ्रू होंगे कि ये सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आपको दिखाएगा कि ये किस एक्ट से गो थ्रू होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, क्वाइट इजी चैप्टर, very easy chapter, very easy to understand and very important for the exam point of view। इसमें सवाल कुछ खास नहीं बनते हैं, मेन आपको फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रखना है। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो याद रखना है, उसको डीपीएसपी के साथ रिलेट करके पढ़ना है, खास करके उसके आर्टिकल्स को याद करना है, उसके आर्टिकल्स में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, क्या दोनों में डिफरेंस है, कौन किसके अंडर आएगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अदरवाइज डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में आप कंफ्यूजन में आंसर गलत कर सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।